आज हम बात करने वाले हैं अनपढ़ नेताओं के बारे में, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारा देश आज इतनी बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। दोस्तों, इन अनपढ़ नेता की वजह से देश की इतनी बुरी हालत हो गई है कि आप खुद देख सकते हैं कि देश में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचारी, बेईमानी, लूटमार और महंगाई बढ़ गई है। तो आप दोस्तों, हम आपको बता दें कि देश जहाँ से संचालित होता है उसको कहते हैं संसद। संसद एक ऐसी जगह है अपने देश में जहाँ से देश को चलाया जाता है। और संसद के अंदर बैठता कौन है? संसद के अंदर बैठते हैं अनपढ़ नेता। दोस्तों, संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में मिला करके करीब 800 सांसद वहाँ पर बैठते हैं और करीब उसका 15% वहाँ पर मंत्री बैठते हैं। तो वहाँ पर जो मंत्रिमंडल है, जो सांसद वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो देश को चलाते हैं। और आप सभी को पता है कि अगर आपको टीचर भी बनना है तो टीटी का टेस्ट देना पड़ता है, सुपर टेस्ट का टेस्ट देना पड़ता है। लेखपाल बनना है तो पैट का टेस्ट देना पड़ेगा, लेखपाल का टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको यूपीएससी की परीक्षा देना है तो यूपीएससी में प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के आप एक छोटी सी जॉब पा सकते हो या फिर अधिकारी बन सकते हो। तो ढेर सारे आपके पास क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, आपको टेस्ट पास करने पड़ते हैं, तब जा कर के आपको छोटी छोटी जॉब मिलती है। क्यों जॉब और क्यों मिलती है? क्योंकि आपको एक छोटा सा विद्यालय संभालना है, या कोई छोटी सी एक संस्था को संभालना है, या अपने छोटे से क्षेत्र को संभालना है। तो जो छोटी जगह को संभाल रहा है, जो एक स्कूल को संभाल रहा है या छोटे क्षेत्र को संभाल रहा है, उसके लिए ढेर सारी क्वालिफिकेशन, ढेर सारे उसके लिए टेस्ट रखे गए हैं। लेकिन जो देश चलाता है, जो लोग हमारे जो 800 सांसद और मंत्री मिनिस्टर जो वहाँ पर संसद में बैठे हुए हैं, जो देश चलाते हैं, उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई उनके लिए टेस्ट नहीं है। एक अंगूठा छाप आदमी भी चुनाव लड़ सकता है और वो जाके संसद में बैठ सकता है और पढ़े लिखों का लीडर बन सकता है। ये हमारे देश की क्या है, रूल्स हैं। उस इस रूल्स को बदलना बहुत ज़रूरी है। ये रूल्स सबसे खतरनाक रूल्स है कि एक अनपढ़ आदमी भी चुनाव लड़ सकता है। दोस्तों, इस नियम को बदला जाना बहुत ज़रूरी है। जो सांसद बैठे हुए हैं हमारे संसद में, उनके लिए भी टेस्ट होना चाहिए, उनके लिए भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उनके लिए भी एक टेस्ट निर्धारित होना चाहिए। कम से कम एक ग्रेजुएट व्यक्ति को ही चुनाव लड़ने की परमिशन होनी चाहिए कि आप अगर ग्रेजुएट किए हो तभी आपको चुनाव का टिकट दिया जाएगा। और ग्रेजुएशन के बाद भी जब उसको टिकट दिया जाए तो उसके लिए भी कम से कम 2 से 3 टेस्ट और इंटरव्यू की व्यवस्था होनी चाहिए। जब वो टेस्ट दे, इंटरव्यू दे, उसके बाद उसको टिकट दें और तब जा कर के वो चुनाव लड़े। जब तक पढ़ा लिखा आदमी संसद में नहीं पहुंचेगा तब तक अपने देश की तस्वीर नहीं बदलने वाली है। देश की स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है और ये बुरी हुई है अनपढ़ नेताओं की वजह से। आप अगर संसद में जाओगे तो करीब 800 सांसद जो वहाँ बैठे हुए हैं, लोकसभा और राज्यसभा में मिला कर के, उसमें से आधे सांसद भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो अच्छे से एजुकेटेड हों। सबके सब आपको ऐसी शिक्षा पाए हुए मिलेंगे कि कोई अपना नाम ही लिख लेता है, कोई थोड़ा बहुत और आगे लिख लेता है, कोई पेपर पढ़ लेता है। तो ये उनकी एजुकेशन है, यानी कि बहुत ही माइनर, बहुत ही छोटे लेवल की उनकी एजुकेशन है, कोई हायर एजुकेशन नहीं है। जबकि जो आदमी संसद में बैठा है, जो देश चला रहा है, कम से कम उसको ग्रेजुएशन तो होना ही होना चाहिए, 2-3 टेस्ट पास करके आया हो, उसको मैथ की नॉलेज होना चाहिए, उसको इतिहास की नॉलेज होना चाहिए, उसको भूगोल की नॉलेज होना चाहिए, उसको कम से कम 2-3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, उसको मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, उसको चाइल्ड साइकोलॉजी, वृद्ध साइकोलॉजी, ओल्ड साइकोलॉजी, इसको सारी चीज़ें उसको पता होना चाहिए। क्योंकि जो एक छोटी संस्था चला रहा है उसको जब सब विषय का नॉलेज है, तो जो देश चला रहा है उसको क्यों नहीं है? और जो संसद में सांसद बैठे हुए हैं, जब उनको भूगोल का नॉलेज नहीं है, मनोविज्ञान का नॉलेज नहीं है, इतिहास का नॉलेज नहीं है, उनको मैथ की नॉलेज नहीं है, उनको सामाजिक नॉलेज नहीं है, उनको नैतिक शिक्षा नहीं मिली है, तो कैसे देश चलाएंगे? और ऐसे नेता जो संसद में बैठे हुए हैं वो केवल अपना घर भरते हैं। और बात करें देश की जो कुल पूंजी है, देश की जो कुल संपत्ति है, उस संपत्ति का 80% नेताओं पे खर्च होता है, केवल 20% जनता के खर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि देश का जो भी चंदा इकट्ठा होता है, जो भी टैक्स इकट्ठा होता है, जो भी जनता टैक्स देती है, या फिर पार्टियों को जो चंदा जाता है,
जिस प्रकार से आम आदमी पार्टियों को टैक्स देता है, चंदा देता है, तो वो चंदा और टैक्स, और ख़ासकर जो हमारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या आम इंसान हैं, इनसे बहुत ज़्यादा टैक्स सरकार को जाता है। और जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है सरकार के पास, जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उस रेवेन्यू में आपको पता होना चाहिए कि 80% पैसा नेताओं के ऐशो आराम में खर्च होता है। उनकी गाड़ी, उनके बंगले, उनका खाना, उनका विदेश यात्रा। तो दोस्तों, उनका जो बंगला होता है वो भी करोड़ों अरबों का होता है वीआईपी, उनकी गाड़ी करोड़ों अरबों की वीआईपी होती है, उनका विदेश यात्रा पे करोड़ों खर्च कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप देखोगे कि एक एक नेता में जितने सांसद वहाँ बैठे हुए हैं, जितने मंत्री मिनिस्टर वहाँ संसद के अंदर बैठते हैं, उनके ऊपर अरबों रुपए खर्च किया जाता है। यानी कि देश का जो कर टैक्स इकट्ठा होता है, उस टैक्स का 80% नेताओं के ऐशो आराम में खर्च होता है, 20% जनता की भलाई के लिए यूज किया जाता है। यानी कि सड़क बनाना, नल लगवाना, बिजली पानी, इसके लिए केवल 20% रुपये ही यूज होता है। बाकी का 80% नेताओं के बंगले बनाने के लिए, नेताओं का स्वागत करने के लिए, नेताओं की सुरक्षा करने के लिए, नेताओं के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगाने के लिए, नेताओं की विदेशी यात्रा के लिए खर्च किया जाता है। आपको पता है कि एक एक नेता की जो थाली होती है बहुत महंगी होती है, उसका घर बहुत महंगा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति का एक दिन की जो सिक्योरिटी होती है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी लगाई जाती है, उसमें एक दिन का जो खर्च होता है वो करीब 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च होता है एक दिन का। और ये केवल सिक्योरिटी का खर्च है कि जो 6 से 7 करोड़ हमने बताया, ये केवल सिक्योरिटी का खर्च है। उसके बाद भी उनके ढेर सारे खर्च हैं और सबके सब वीआईपी खर्च हैं। यानी कि हमारे देश में जो 800 सांसद हैं और जो मंत्री हैं 15%, और जो हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर बाकी के जो मंत्री हैं और सभी सांसद, विधायक, प्रधान, ये सब मिला करके ये जितने नेता मंत्री हैं, इनके ऊपर जितना पैसा खर्च होता है, उसका आधे से आधा पैसा भी जनता के ऊपर खर्च नहीं होता है। यानी कि बात आप समझ रहे हो कि जो भी जनता द्वारा टैक्स दिया जाता है, उस पैसे का नेताओं के ऐशो आराम के लिए खर्च किया जा रहा है। वीआईपी गाड़ी, वीआईपी खाना, हर चीज़ वीआईपी। वो कहते हैं कि भारत देश में 80 करोड़ से ज़्यादा आदमी गरीब हैं, राशन ले रहे हैं, और देश की जनसंख्या 150 करोड़ पहुंचने वाली है। आप देखो, पूरी दुनिया में इतने सारे देश हैं, इतने सारे देशों में क्या किसी की इतनी जनसंख्या है जितनी हमारे देश में है? हम लोग जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। ढेर सारी जनसंख्या, 150 करोड़ की आबादी होने वाली है, और जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा, उतना ज़्यादा बेईमानी होगी, उतनी ज़्यादा चोरी होगी, उतना ज़्यादा अपराध होगा, क्योंकि उतनी ज़मीन हमारे पास है नहीं। केवल 2% ज़मीन पर जो हमारी जनता है 17% से बढ़ कर के और ज़्यादा हो गई है। पहले हम लोग 2% ज़मीन पर 17% जनसंख्या रहती थी, अब वो और बढ़ गई है, 150 करोड़ की आबादी हो गई है। तो 2% ज़मीन पर 17 से 18% जनसंख्या का रहना बहुत ही मुश्किल होता है। हर जगह जाम, हर जगह भ्रष्टाचारी, हर जगह बेईमानी, हर जगह चोरी, और अपराधों की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे ही अपराधों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो हमारे देश की जो जनसंख्या बढ़ गई है, जिसकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी छाई हुई है देश पर, तो ये गलती किसकी है? किसकी गलती है? किसकी गलती हम यहाँ पर ठहरा सकते हैं? क्या ये जनता की गलती है या सरकार की गलती है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें तो सबसे पहले उसकी गलती है जो देश चला रहा है। आप देख सकते हैं दुनिया में इतने सारे देश हैं, हर देश में जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ जनसंख्या कंट्रोल के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ जनसंख्या वृद्धि के लिए कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं। तो अगर हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो सरकार को चाहिए कि जनसंख्या कंट्रोल के लिए कुछ अच्छा योजना लागू करे और उसको अधिनियम बना के पारित करे कि कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकता। दोस्तों, अगर आप हमारी बात से सहमत हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। और हमारी बात अगर पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।